नमस्कार, मैं सरोज कुमारी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। आज हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत टॉपिक ब्रिटिश संविधान, संयोग और विवेक का शिशु पर विचार करेंगे। यानी हम आज से बीए पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत ब्रिटिश संविधान पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है ब्रिटिश संविधान, संयोग और विवेक का शिशु, चाइल्ड ऑफ विजडम एंड चांस। ब्रिटिश संविधान विश्व के सबसे पुराने संविधानों में से माना जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रिटिश संविधान का अधिकतर हिस्सा विकास का परिणाम है और कुछ प्रावधान अधिनियमों द्वारा सुनिश्चित किए गए थे। एक विचारक हुए हैं लिटन स्ट्रेची। ब्रिटिश संविधान कहते हैं ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु है। लिटन स्ट्रेची ने ही कहा है कि ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु है। अन्य विचारक प्रोफेसर मुनरो कहते हैं यह बुद्धिमत्ता और संयोग की संतान है, जिसका मार्गदर्शन कहीं आकस्मिकता और कहीं उच्च कोटि की योजनाओं ने किया है। प्रोफेसर मुनरो के अनुसार यह बुद्धिमत्ता और संयोग की संतान है, जिसका मार्गदर्शन कहीं आकस्मिकता और कहीं उच्च कोटि की योजनाओं ने किया है। पहले हम देखते हैं ब्रिटिश संविधान में संयोग के तत्व कौन कौन से हैं। यानी संविधान के वो महत्वपूर्ण प्रावधान जिनका संयोग से विकास हुआ या जिनका विकास धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुसार हुआ। तो पहले देखें संयोग का शिशु है ब्रिटिश संविधान। इसके अंतर्गत मुख्य तौर पे दो बातें आती हैं, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका और मंत्रिमंडल तथा शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल की निर्णयकारी भूमिका। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका और मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था, दो बातें जो महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं हैं ब्रिटिश संविधान की, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका और मंत्रिमंडलात्मक शासन, ये दोनों संयोग से विकसित हुए हैं, समय के अनुरूप विकसित हुए हैं। अब इनको अलग अलग विचार करते हैं, अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं अपन लोग। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका 1295 ईस्वी में ब्रिटेन में सम्राट एडवर्ड प्रथम ने भारी मात्रा में नए कर लगाने के लिए 3 अलग अलग वर्गों, सामंत वर्ग, धर्माधिकारी वर्ग और नगरों के प्रतिनिधियों को बुलाया। 3 अलग अलग वर्गों के प्रतिनिधियों को बुलाया। ये वर्ग थे सामंत वर्ग, धर्माधिकारी वर्ग और नगरों के प्रतिनिधि। इसे मॉडल पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। कर लगाने के लिए जो है 3 अलग अलग वर्गों के प्रतिनिधियों को 1295 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट एडवर्ड प्रथम ने बुलाया। धीरे धीरे द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का विकास हुआ। ये 3 प्रतिनिधि बुलाए तो यूं लगा कि 3 त्रिसदनीय व्यवस्थापिका का निर्माण हो जाएगा या विकास हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का विकास हुआ। उच्च सदन
लॉर्ड सभा सामंतों और पादरियों का प्रतिनिधित्व करने लगा। लॉर्ड सभा सामंतों और पादरियों का प्रतिनिधित्व करने लगा। जो उच्च वर्ग है, उच्च वर्ग था विशेष तौर पे उस समाज में, उसका प्रतिनिधित्व लॉर्ड सभा करने लगे। और निम्न सदन कॉमन सभा जनसाधारण का प्रतिनिधित्व करने लगा। कॉमन सभा है जो, वो आज भी जन सामान्य का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन माना जाता है। तो इस तरह से कॉमन सभा और लॉर्ड सभा दो सदन उभरे। सन 1376 में लोक सदन ने सम्राट और लॉर्ड सभा के सम्मुख अपनी याचिका प्रस्तुत करने के लिए स्पीकर को निर्वाचित किया और उसी समय से स्पीकर का पद चला आ रहा है। 1376 में लोक सदन ने सम्राट और लॉर्ड सभा के सम्मुख अपनी याचिका प्रस्तुत करने के लिए एक स्पीकर को निर्वाचित किया था। वो तब से ही स्पीकर के पद का विकास हुआ। अब आता है मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था का विकास। 17वीं सदी से पूर्व तक प्रिवी काउंसिल राजा को परामर्श देती थी। यानी 17वीं सदी तक प्रिवी काउंसिल जो है वो राजा को परामर्श दिया करती थी। और 17वीं सदी आते आते इसका आकार बड़ा हो गया और लगभग 50 सदस्य इसके हो गए। तो आकार बड़ा होने की वजह से चार्ल्स द्वितीय के काल में प्रमुख परामर्शदाता की स्थिति 5 व्यक्तियों को प्राप्त थी। प्रिवी काउंसिल का आकार बड़ा हो जाने के कारण चार्ल्स द्वितीय ने 5 लोगों से परामर्श लेना प्रारंभ कर दिया और इन व्यक्तियों में से प्रत्येक के नाम के प्रथम अक्षर को लेकर इस समिति को कबाल कहा जाने लगा। तो ये 5 जो परामर्शदाता व्यक्ति थे उनके नाम के प्रथम अक्षर को लेकर के इन सबको, इन 5 लोगों को कबाल, CABAL, कबाल कहा जाने लगा और आगे चलकर यही कैबिनेट के रूप में विकसित हुआ। कबाल से ही आगे चलकर जो है कैबिनेट का विकास हुआ। सन 1714 में पदासीन हैनोवर वंश के सम्राट जॉर्ज प्रथम और द्वितीय अंग्रेजी भाषा और राजनीति से अनभिज्ञ होने के कारण मंत्रिमंडल की बैठकों में अनुपस्थित रहने लगे। यानी 1714 के पश्चात जॉर्ज प्रथम और द्वितीय जो अंग्रेजी भाषा के जानकार भी नहीं थे और ब्रिटिश राजनीति में रुचि वो नहीं ले रहे थे, इसलिए मंत्रिमंडल की बैठकों में वो उपस्थित नहीं हुआ करते थे। इस संयोग ने कैबिनेट को सम्राट के प्रभाव से मुक्त कर दिया। राजा जो मीटिंग में भाग नहीं लेता था तो उनका प्रभाव भी कैबिनेट में कम हो गया। जब कैबिनेट के ही एक सदस्य द्वारा कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करना प्रारंभ कर दिया गया तो इस स्थिति के परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री पद का विकास हुआ। यानी जब राजा कैबिनेट की मीटिंग में भाग नहीं लेता था और एक सदस्य द्वारा कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता किया जाने लगा तो ऑटोमेटिकली प्रधानमंत्री के पद का विकास हुआ। और सर रॉबर्ट वालपोल ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री थे। ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री सर रॉबर्ट वालपोल थे। सन 1742 में संसद ने मंत्रिमंडल की नीतियों का समर्थन नहीं किया तो वालपोल ने त्यागपत्र देकर इस प्रथा को शुरू कर दिया कि संसद में पराजित मंत्रिमंडल को त्यागपत्र दे देना चाहिए। यानी 1742 में जब संसद ने मंत्रिमंडल की नीतियों का समर्थन नहीं किया तो वालपोल ने त्यागपत्र दे दिया और यह परंपरा स्थापित हुई
कि जब संसद में मंत्रिमंडल पराजित हो जाए तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए, जो एक संसदीय प्रणाली का एक मुख्य लक्षण है। तो ये परंपरा इस प्रकार से विकसित हुई। 19वीं सदी में मताधिकार का विस्तार हुआ, यानी इस तरह से धीरे धीरे विकसित हुई, मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था विकसित हुई। तो 19वीं सदी में मताधिकार का विस्तार हुआ और मंत्रिमंडल को जनाधार प्राप्त हुआ, यानी मंत्रिमंडल के प्रतिनिधि जनता से निर्वाचित होकर के आते थे और जनता से एक तरह से जनता का जो आधार है वो मंत्रिमंडल को प्राप्त होने लगा। राजनीतिक दलों के विकास ने दलीय अनुशासन और नियंत्रण को जन्म दिया। धीरे धीरे राजनीतिक दलों का विकास हुआ और उन्होंने दलीय अनुशासन और नियंत्रण को जन्म दिया, जिसने मंत्रिमंडल को शक्तिशाली बना दिया। राजनीतिक दलों के विकास, दलीय अनुशासन और नियंत्रण के पश्चात मंत्रिमंडलात्मक जो है व्यवस्था की ओर आगे कदम बढ़ा और मंत्रिमंडल शक्तिशाली हो गए। लोक सदन में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद, मंत्रिमंडल की राजनीतिक सजातीयता और मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व जैसे सिद्धांतों का विकास 19वीं सदी तक हो चुका था। यानी जो मुख्य सिद्धांत हैं संसदात्मक प्रणाली के, मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली के, जैसे लोक सदन में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद, मंत्रिमंडल की राजनीतिक सजातीयता और मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व, ये जो सिद्धांत हैं इनका विकास 19वीं सदी तक हो गया। इस तरह से ये वो तत्व हैं जो बताते हैं कि ब्रिटिश संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा, ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, संसदात्मक व्यवस्थापिका है, मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था है। ये सभी किसी समय विशेष पर कानून द्वारा नहीं बल्कि सहयोग से धीरे धीरे विकसित हुए हैं। अब हम वो बिंदु करते हैं जो ये बताते हैं कि कुछ हिस्सा ब्रिटिश संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कानून द्वारा भी विकसित हुआ है, कानून द्वारा भी जोड़ा गया है। अब करते हैं विवेक का शिशु। ब्रिटिश संविधान किस प्रकार से है? इसमें पहला आता है निरंकुश राजतंत्र से सिद्धांत में संवैधानिक राजतंत्र और व्यवहार में लोकतंत्र की स्थापना। निरंकुश राजतंत्र हुआ करता था ब्रिटेन में, तो अब सिद्धांत में संवैधानिक राजतंत्र और व्यवहार में लोकतंत्र की स्थापना किस प्रकार से हुई, वो प्रयासों द्वारा हुआ। उसमें विशेष पर बनाए गए अधिनियमों से सफल हुआ। लोकतंत्र की स्थापना में 3 ऐतिहासिक प्रलेखों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी निरंकुश राजतंत्र से लोकतंत्र की जो यात्रा है ब्रिटेन में, उसके लिए 3 महत्वपूर्ण अधिनियम उत्तरदायी हैं, जिसमें है 1215 का मैग्ना कार्टा, एक फाउंडेशन माना जाता है संपूर्ण विश्व में। 1215 का मैग्ना कार्टा अधिकार एक तरह से अधिनियम था ये। 1215 का मैग्ना कार्टा, 1628 का अधिकार याचिका पत्र, 1628 का अधिकार याचिका पत्र और 1689 का अधिकार पत्र। ये 3 मुख्य अधिनियम हैं जिनके द्वारा निरंकुश राजतंत्र से ब्रिटेन जो है लोकतंत्र की ओर बढ़ा। तो विवेक के तत्व कर रहे हैं आप लोग। पहला है निरंकुश राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर ब्रिटेन का बढ़ना मुख्य रूप से 3 अधिनियमों का परिणाम माना जा सकता है। दूसरा है वैश्विक मताधिकार, गुप्त मतदान प्रणाली और एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। वैश्विक मताधिकार, गुप्त मतदान प्रणाली और एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। वैश्विक मताधिकार संसद द्वारा निर्मित कानूनों का ही परिणाम है।
यानी आम जनता को जो मताधिकार प्राप्त हुआ, प्रत्येक नागरिक को, वो समय समय पर निर्मित कानूनों का ही परिणाम है। और ब्रिटेन में वयस्क मताधिकार को क्रमिक रूप से अपनाया गया है। ब्रिटेन में एक दिन का परिणाम नहीं, ये भी क्रमिक रूप से विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से अपनाया गया है। सन 1832, 1867, 1884 और 1918 के सुधार अधिनियमों द्वारा मताधिकार को व्यापक किया गया और अंततः 1929 के सुधार अधिनियम के आधार पर वयस्क मताधिकार को अपनाया गया। यानी कौन कौन से अधिनियम हैं जिन्होंने ब्रिटेन को वयस्क मताधिकार की ओर बढ़ाया? सन 1832, 1867, 1884 और 1918 के सुधार अधिनियमों द्वारा मताधिकार को व्यापक आधार प्राप्त हुआ और अंत में आखिर में 1929 के सुधार अधिनियम के आधार पर वयस्क मताधिकार को अपनाया गया। यानी समय समय पर विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से जनता को मताधिकार प्राप्त हुआ। 1872 में गुप्त मतदान शुरू किया गया। गुप्त मतदान की जो व्यवस्था है वो 1872 से शुरू हुई है ब्रिटेन में और 1948 में एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई। 1948 में एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र विकसित हुए। विवेक का शिशु कर रहे हैं हम लोग। तो पहला था निरंकुश राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर बढ़ना, दूसरा था वयस्क मताधिकार को व्यापक आधार देना और तीसरा है लॉर्ड सभा पर लोक सदन की श्रेष्ठता। लॉर्ड सभा कभी बहुत शक्तिशाली हुआ करती थी और सर्वशक्तिशाली यही सदन था, क्योंकि समाज के उच्च वर्ग इसी में बैठते थे और इसी के प्रतिनिधि हुआ करते थे। परंतु एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के कारण ब्रिटेन में आज ऐसी स्थिति नहीं है और लॉर्ड सभा को विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से कमजोर किया गया या लॉर्ड सभा की शक्तियों को कम किया गया और लोक सदन, जो कि जनता के प्रतिनिधि जिसमें बैठते हैं और लोकतंत्र का वास्तविक प्रतिनिधित्व करता है, उस सदन को शक्तिशाली बनाया गया। निम्न सदन है ये लोक सदन। तो 1911 और 1949 के अधिनियमों के आधार पर लॉर्ड सभा की शक्तियों को सीमित कर दिया। यानी ये भी अधिनियमों का परिणाम है। 1911 और 1949 के अधिनियमों के आधार पर लॉर्ड सभा की शक्तियों को सीमित कर दिया गया। तो इस तरह से संसदीय अधिनियमों के आधार पर कानून निर्माण और वित्तीय मामलों में अंतिम शक्ति लोक सदन को प्राप्त हो गई। कानून निर्माण और वित्तीय मामलों में अंतिम शक्ति किसको प्राप्त हुई? लोक सदन को प्राप्त हो गई। 1911 और 1949 के अधिनियम इस क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था में और इसके द्वारा जो लॉर्ड सभा की कानून निर्माण की शक्ति थी और जो बजट संबंधी या वित्तीय मामलों की जो शक्ति थी वो लॉर्ड सभा से स्थानांतरित हो गई लोक सदन की ओर। आगे का बिंदु आता है लॉर्ड सभा की रचना में सुधार किया गया। लॉर्ड सभा की रचना में भी अधिनियम बना करके सुधार किया गया। ये विभिन्न अधिनियम पढ़ते हैं अपन लोग। पियरेज अधिनियम 1958 के आधार पर आजीवन पियरों और महिला पियरों की व्यवस्था की गई। 1958 का जो पियरेज अधिनियम था उसके तहत आजीवन पियरों और महिला पियरों की व्यवस्था की गई है। 1963 के पियरेज अधिनियम के आधार पर व्यवस्था है कि कोई व्यक्ति वंशानुगत आधार पर पियर है तो चाहे तो पियर पद का त्याग कर सकता है। यानी 1963 के अधिनियम द्वारा
यह व्यवस्था की गई, पीयरेज अधिनियम द्वारा यह व्यवस्था की गई कि जो वंशानुगत पीयर है वो अपना पद त्याग कर सकता है। पहले ऐसा नहीं संभव था। अपने पद को त्याग सकता है, पीयर का जो पद उसको प्राप्त हुआ है लोकसभा के सदस्य के रूप में, जो वो कार्य कर रहा था उस पद को त्याग सकता है। 1963 में इस प्रकार का प्रावधान किया गया। पीयरेज अधिनियम 2000 के आधार पर भविष्य के लिए, अब 2000 में जो पीयरेज अधिनियम पास हुआ उसके तहत वंशानुगत पीयरों, भविष्य के लिए वंशानुगत पीयरों की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। पीयरेज अधिनियम 2000 के द्वारा वंशानुगत पीयरों की व्यवस्था समाप्त की गई। बहुत बड़ा जो है आधारभूत ये हुआ करता था। लोकसभा के जो वंशानुगत पीयर थे वो महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। अब उनकी व्यवस्था समाप्त कर दी गई, यानी जो पहले से वंशानुगत पीयर चल रहे हैं वो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, लेकिन नए वंशानुगत पीयर नहीं आएंगे, यानी उनके जो परिवार के सदस्य हैं वो अब पीयर नहीं बन सकते। ये व्यवस्था 2000 में पीयरेज अधिनियम 2000 के द्वारा ब्रिटेन में की गई है। और लोकसभा में इस तरह से जो लोकसभा की संरचना है विशेष तौर पे उसमें सुधार किया गया है विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से। 1958 का अधिनियम हो, 1963 का अधिनियम हो, वर्तमान में 2000 का जो अधिनियम है उसके द्वारा लोकसभा की संरचना में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया गया है। तो आज हमने पढ़ा कि ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु है। एक महत्वपूर्ण व्यवस्था मानी जाती है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है ब्रिटिश संविधान पर जो छात्रों को पूछा जाता है। ये आधारभूत सिद्धांत भी है एक तरह से कि ब्रिटिश संविधान जो है किस तरह का है। तो इसको संयोग का और विवेक का शिशु कहते हैं। संयोग के अंतर्गत आता है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का विकास, मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था का जो विकास है वो संयोग से हुआ है। इसमें के अनुरूप परिस्थितियां बदली और जो है नए नए सुधार हुए और मंत्रिमंडलात्मक शासन का विकास हुआ। कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो ब्रिटेन में कानून निर्माण करके जिनको एक समय विशेष पर जोड़ा भी गया और सुधार किया गया। इसमें आता है निरंकुश राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र की ओर बढ़ना, लोकतंत्र की ओर बढ़ना ब्रिटेन का, और सीमित जो मताधिकार था उसको सार्वजनिक मताधिकार की ओर बढ़े। ये विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से हो सका। लोकसभा के बजाय लोक सदन का शक्तिशाली हो जाना, यह भी अधिनियमों से ही संभव हुआ। और लोकसभा के स्ट्रक्चरिंग में या उसकी संरचना में जो सुधार हुआ वह भी विभिन्न समय में बनाए गए अधिनियमों द्वारा ही संभव हुआ। धन्यवाद।